और शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरा देश, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर ये मौत का वायरस कहां से निकला है, जहां से लगातार मौतें हो रही हैं। हमने आपको पहले बताया कि वुहान लैब से वायरस निकला है। ये वो लैब जहां से वायरस निकला, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन आज टेलीविजन पर पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं इस लैब का आखिर कौन लीड कर रहा था, इस लैब को आखिर कौन लीड कर रहा था, कौन था दरअसल जैविक हथियार को लीड करने वाला मेजर जनरल। जी हां, सुनिए, सोचिए जरा, चीन में भी मिलिट्री यानी सेना की अधिकारी इस लैब को लीड कर रही थी। पहली बार देख रहे हैं आप टेलीविजन पर यह चेहरा, यह है मेजर जनरल शेन वी को आप देख रहे हैं, जो जिनपिंग से मुलाकात कर रही है, बाकायदा उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं जिनपिंग। मेजर जनरल शेन वी दरअसल इस वुहान लैब को हेड कर रही थी और इनको बायो वॉरफेयर, जिसे आप कहेंगे जैविक हथियारों का एक्सपर्ट माना जाता है। यानी जिन जैविक हथियारों से 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके लिए वुहान लैब जिम्मेदार है। और मेजर जनरल, देखिए जरा, शी को आप लैब के अंदर जाते हुए देख रहे हैं, मास्क लगाकर पूरी तरह से अपने पीपी किट में, और ये वुहान लैब में शेन वी जा रही हैं। तो पहली बार टेलीविजन पर आप शेन वी को देख रहे हैं, तो देखिए जरा शेन वी का क्या रोल है वुहान लैब में, क्या भूमिका है शेन वी की। पहली बार आप उन्हें टीवी पर देख रहे हैं। मैं कहूंगा अगर ये वायरस वुहान लैब से निकला है तो शेन वी सब कुछ जानती हैं। शेन वी इस वायरस की विलन भी हो सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। चीन की वायरस वुमन मेजर जनरल। मेजर जनरल शेन वी की निगरानी में बना वायरस। जिनपिंग की करीबी ने बनाया मौत का वायरस। अब तक वुहान लैब के बारे में सैकड़ों बार आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग तरह की जानकारियां जुटाई होंगी। लेकिन वुहान की जिस लैब से मौत का यह वायरस दुनिया भर में फैला, उस लैब का इंचार्ज कौन था? चीन के इस गेम ऑफ वायरस का असली खिलाड़ी कौन है? तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें वुहान लैब के अंदर की हैं और सेना की वर्दी में जो महिला आपको दिख रही है, उसका नाम है मेजर जनरल शेन वी। यानी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वो अधिकारी जिनके ऊपर चीन की वुहान की पूरी जिम्मेदारी थी। देखिए वुहान की लैब में मेजर जनरल शेन वी कैसे निगरानी कर रही हैं, कैसे मेजर जनरल शेन वी की देखरेख में दूसरे वैज्ञानिक अलग अलग वायरस पर काम कर रहे हैं। तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि जिनपिंग की चीनी सेना की अधिकारी कितनी अहम है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेजर जनरल शेन वी को सम्मानित कर रहे हैं। अब यह दावा किया जा रहा है कि मेजर जनरल शेन वी की ही निगरानी में वुहान लैब के अंदर एक छोटा सा वायरस तैयार किया गया और उस छोटे से वायरस ने दुनिया भर में लाशों का ढेर लगा दिया। एक ऐसा वायरस जिसने बड़े से बड़े मुल्क को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि ये मेजर जनरल हैं कौन। पहली बार आप इनको देख रहे हैं टेलीविजन पर, मेजर जनरल शेन वी के बारे में मैं आपको बताऊं, चीनी सेना में ये मेजर जनरल हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जैविक हथियारों के एक्सपर्ट माना जाता है इन्हें, जिसे आप कह रहे हैं बायो वेपन या बायो टेरर। और 2014 से वुहान लैब में तैनात हैं शेन वी। मिलिट्री मेडिकल साइंस की सदस्य हैं, यानी मिलिट्री मेडिकल साइंस की मेंबर है शेन वी। महामारी और वायरस विज्ञान की एक्सपर्ट माना जाता है शेन वी को। इसके अलावा आपको बताऊं, केमिकल इंजीनियरिंग में महारत है, यानी खुद केमिकल इंजीनियर हैं शेन वी। और जंग की देवी, चीन में इन्हें जंग की देवी कहा जाता है शेन वी को। साथ ही साथ ये इनकी पहचान है। लेकिन आपको बताऊं, इनकी पहचान के अलावा मैं आपको बताऊं कि कैसे आखिर
कैसे ये खुलासा हुआ ये आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। कैसे ये दुनिया को पता चला कि शेन वी का कोई रोल हो सकता है इसमें। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने बहुत बड़ी पोल खोल दी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है, संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई है, उसने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। अमेरिका की रिपोर्ट है इसलिए इसमें शक और शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, आइए आपको वो बताता हूं। इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपको सारे शक और शुबा दूर कर देगी। वुहान लैब और कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका की संसदीय समिति की रिपोर्ट में बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपब्लिक भारत के पास वो खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है अमेरिका की। इस रिपोर्ट में चीन पर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें चीन के वुहान लैब में कामकाज के तरीकों से लेकर जैविक हथियार निर्माण तक की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के लैब से फैलने के बाद, यानी ध्यान से सुनिए, कोरोना वायरस के लैब से फैलने के बाद चीन ने पूरी दुनिया से इस बात को झूठ बोला, इसे छिपाने की कोशिश की। दुनिया भर में इसकी जानकारी ना दी जाए, इसको लेकर हर संभव कोशिश चीन ने की है। यह वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ था। इसके साथ ही कोरोना वायरस की जांच को भी चीन ने छिपाने की कोशिश की। चीन को करीब 3 हफ्ते लग गए। सोचिए जरा, चीन को 1-2 नहीं 3 हफ्ते लग गए सिर्फ इस बात को पता करने में, इस बात को मानने में कि यह वायरस इंसान से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन होता है। इस बात को समझने और मानने में 3 हफ्ते लग गए, या फिर चीन झुठला रहा था। 2017 में ही अमेरिकी डिप्लोमैट्स, सोचिए जरा, 2014 में मेजर जनरल की वहां नियुक्ति होती है और 2017 में अमेरिका के डिप्लोमैट्स ने वुहान लैब की खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर दिया था। अमेरिका की संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया कि चीन की सेना इस साजिश में शामिल थी। वुहान लैब में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दखल पर सवाल उठाए गए थे और रिपोर्ट में कहा गया था कि वुहान लैब और चीन की सेना, यानी चीन की सेना और वुहान लैब में आपस में साठगांठ है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चीनी सेना के लोगों की भारी भरकम मौजूदगी पर सवाल उठाए गए। सोचिए जरा, अगर चीन की इस वुहान लैब में सिर्फ रिसर्च हो रही थी तो चीन की सेना क्या कर रही थी, चीन की मिलिट्री क्या कर रही थी, चीन की मिलिट्री की एक हेड को उसकी कमान क्यों सौंप दी गई? यह सवाल उठाता है। क्या वहां जैविक हथियार ही तैयार हो रहे थे? वही हुआ। इसमें 2015 में चीनी सैन्य अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों के पत्र के हवाले से बताया गया कि चीन वुहान लैब में जैव हथियार बनाने की साजिश रच रहा है और इस जरिए से चीन की पोल खुल गई। ये मैं आपको बता रहा हूं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे दरअसल किस लैब की मैं बात कर रहा हूं जो इस रिपोर्ट में सामने आया है। वुहान लैब की मैं बात कर रहा हूं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद दिखाऊंगा इस लैब में होता क्या है। ये जो लैब है, न जाने कितने रहस्य अपने में समेटे हुए हैं, न जाने कितनी सीक्रेट फाइल्स इसके साथ दबी हुई हैं। ये बता रहा है कि इस लैब में आखिर क्या बन रहा है। क्या इसी लैब में वायरस तैयार हो रहा था? ये वही लैब है जिसमें कहा जा रहा है कि वायरस निकला। आइए आपको बताता हूं कि बड़ी चीज ये, हर शख्स ये जानना चाहता है कि इस चीन की वुहान लैब में होता क्या है। सोचिए, चीन में एक लैब है और उस लैब से वायरस ऐसा निकला कि पूरी दुनिया में 30 से 35 लाख लोगों की मौत हो गई। देखिए जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आखिर इस लैब में होता क्या है। देखिए रिपोर्ट। चीन की वायरस फैक्ट्री की तस्वीर। वुहान लैब में चीन का कोरोना बैंक। चीन का गेम ऑफ वायरस डिकोड। वुहान, वो शहर जो पिछले काफी वक्त से दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। चीन का वो शहर जहां मौजूद है ड्रैगन की कोरोना फैक्ट्री। ये तस्वीरें देखिए, ये चीन की उसी वायरोलॉजी लैब की तस्वीरें हैं जहां चीन ने एक ऐसा हथियार बनाया जिसने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। ये मौत की वही लैब है जिसने पूरी दुनिया में मौत का वायरस फैलाया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब आपको चीन की इस कोरोना फैक्ट्री के अंदर लिए चलते हैं।
चीन के वैज्ञानिकों ने इसी लैब में मौत का वायरस पहले तैयार किया, फिर उसे एक जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल कर दुनिया भर में मौत बांटी। आपको बता दें कि वुहान की इसी लैब में खुफिया प्रयोग होता है। इस लैब में खतरनाक बीमारियों पर रिसर्च की जाती है। लैब में जानवरों की मदद से नए वायरस तैयार किए जाते हैं। इसके बाद उन वायरस में बदलाव कर उन्हें और भी खतरनाक बनाया जाता है। इतना ही नहीं, एक दावे के मुताबिक अब तक इस लैब में 120 से ज्यादा खतरनाक वायरस तैयार किए गए हैं। दावे के मुताबिक नवंबर 2015 में इसी लैब में सार्स वायरस CHCO14 को बैट वायरस का स्पाइक प्रोटीन जोड़कर काइमेरा वायरस बनाया गया था। अब इसमें कोई शक नहीं कि वुहान की इसी वायरोलॉजी लैब में वायरस के नाम पर चीन वो खतरनाक जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जिसके जरिए वो दुनिया को हिला सके और बड़े बड़े मुल्कों को झुकने के लिए मजबूर कर सके। चीन के वायरस वाले गुना की फाइल बहुत मोटी है। चीन ने इस लैब में जो गेम ऑफ वायरस शुरू किया, उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बड़ी बातें हैं। वुहान लैब को लेकर अमेरिका की संसदीय समिति की रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं। जैसे हिंदुस्तान में एक संसदीय समिति है, वैसे अमेरिका की संसदीय समिति है। उस संसदीय समिति के जो दावे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट में कोरोना वायरस बनाने से पहले का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में वुहान लैब में जैविक हथियारों पर, या फिर अगर मैं कहूं बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च शुरू हुई थी, जिसके बाद वुहान की लैब में ही 2015 में कोरोना वायरस पर भी काम शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, 2018 में एक अमेरिकी टीम ने लैब का दौरा किया और वहां सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए। अमेरिकी पैनल ने इस दौरान लैब से महामारी फैलने की चेतावनी दी थी। उससे निपटने या फिर पुख्ता इंतजाम करने की जगह चीन के अधिकारियों ने लैब में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया, यानी लैब में मोबाइल भी नहीं ले जा सकते थे। इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि 2020 आते आते, यानी कोरोना के फैलने के बाद, लैब में मौजूद कोरोना वायरस के सैंपल नष्ट कर दिए गए थे। ये इस रिपोर्ट की बड़ी बातें हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे चीन का मकसद क्या है। सवाल यह है, चीन का मकसद सुनकर आप हिल जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों चीन ने इस वायरस को बनाया। इस वायरस को बनाने के पीछे क्या वजह थी, इस जैविक युद्ध के पीछे क्या वजह थी। आइए आपको यह बताता हूं मैं कि जैविक युद्ध के पीछे मकसद क्या था। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से। चीन ने क्यों यह जैविक हथियार बनाया? क्योंकि अर्थव्यवस्था में, जी हां, ये देखिए, ये शी जिनपिंग को आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में चीन नंबर 1 बनना चाहता है, इसलिए चीन ने यह जैविक हथियार चलाया। सैन्य क्षमता में, यानी पूरी दुनिया में मिलिट्री पावर में नंबर 1 बनना चाहता है, इसलिए यह जैविक हथियार बनाया। इसके साथ ही तकनीक में नंबर 1 बनना चाहता है चीन, इसलिए चीन ने यह जैविक हथियार बनाया, जिसे बायो टेरर भी कहा जा रहा है। और दुनिया में चीन का मकसद है नंबर 1 बनना, इसलिए पूरी दुनिया में तबाही लेकर आया चीन। इसलिए चीन ने दरअसल पूरी दुनिया को हिला दिया और घुटनों पर ले आया। सोचिए, न सिर्फ अमेरिका, जिसमें 6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा, खुद को सुपर पावर कहता है, आप चीन का इंटेंशन बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन चीन ने पहली बार नहीं किया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन ने कैसे साजिश दर साजिश रची है। चीन की पहली साजिश पूरी दुनिया से छुपी नहीं है। जैविक आतंक फैलाओ, यह है चीन की पहली साजिश। और इस जैविक आतंक के जरिए चीन ने कैसे लोगों के, देशों के, मुल्कों के हेल्थ सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दिया, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, लोग अस्पतालों में तड़पते रहे, ऑक्सीजन नहीं थी, और ये हालात पूरी दुनिया के थे। ये चीन का मकसद था। न सिर्फ ये तस्वीरें, बल्कि अगली तस्वीर में दिखाऊं, पूरी दुनिया में चीन ने लाशों का ढेर लगा दिया इस मकसद से। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। हालात देखिए क्या हो गए थे पूरी दुनिया के। ये देखिए, लाशों का अंबार। ये सिर्फ हिंदुस्तान की तस्वीर है, लेकिन ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया से सामने आ रही थी। दरअसल ये चीन का एक मकसद था, साजिश नंबर 1 चीन की, कि पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को
स्वास्थ्य सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सबसे ज्यादा पैसा अपने हेल्थ सिस्टम में ही लगाते हैं। और देखिए कैसे चीन ने पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया सिर्फ अपने मकसद को हल करने के लिए। चीन की अगली साजिश देखिए, चीन की साजिश नंबर 2। चीन क्या क्या करता आया है, साजिश दिखाइए, ये साजिश दिखाइए। चीन की साजिश नंबर 2 मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चीन साजिशें रच रहा है, कैसे दुनिया में लाशों का अंबार लगा दिया। दिखा रहे थे, साजिश दिखाइए। चीन की अगली साजिश, चीन की अगली साजिश है जमीन पर कब्जा। चीन ने अगली साजिश जमीन पर कब्जे के जरिए रची। विजुअल दिखाइए, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि कैसे चीन ने न सिर्फ, सोचिए जरा, चीन से लगती हुई जो सीमाएं, मैं बताऊं 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं, लेकिन 23 देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है। चीन का 43% जो हिस्सा है, चीन का 43% हिस्सा अवैध कब्जे का है। यह चीन की हकीकत। आइए तीसरी साजिश चीन की मैं आपको दिखाता हूं। चीन की तीसरी साजिश देखिए, चीन की तीसरी साजिश मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, साजिश नंबर 3। तीसरी साजिश चीन की जो है समंदर पर कब्जा, ना सिर्फ जमीन पर कब्जा बल्कि चीन समंदर पर कब्जा कर रहा है। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर पर चीन खुद की बपौती बताता है और चीन कहता है कि यानी दक्षिण चीन सागर पर पूरा उसका अधिकार है, कोई भी इससे एंट्री लेगा तो चीन की अनुमति के बिना एंट्री नहीं है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बता रहा है कि चीन कैसे धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। एक और आपको दिखाने जा रहे हैं, चीन दरअसल मकसद क्या है चीन का, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। चीन का इसके पीछे मकसद है खुद को सबसे ताकतवर बनाना, सुपर पावर बनना, यह चीन का पहला मकसद है। और देखिए धीरे धीरे करके जमीन से लेकर समंदर, आसमान और दुनिया में चीन ने तहलका मचाया खुद को सबसे ताकतवर और सुपर पावर बनाने के लिए। अमेरिका जैसे मुल्क भी घुटनों पर आ गए हैं चीन की इस साजिश के आगे। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जो अमेरिकी संसद की रिपोर्ट है पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के ऑथर, दुनिया के राजनीतिज्ञ ये दावा कर चुके हैं कि ये जो वायरस है ये चीन की लैब से ही निकला है। सबसे पहले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ये कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि ये वुहान लैब से निकला वायरस है, इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। न सिर्फ पोम्पियो बल्कि ली मैंग यांग, जिनको खुद आपने रिपब्लिक पर सुना, जो चीनी साइंटिस्ट हैं और अपनी जान बचाने के लिए न्यूयॉर्क पे छिपी हुई हैं, वो भी ये दावा कर चुकी हैं। निकोलस वेड आपने सुना, जो कि ब्रिटिश पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि ये वायरस चीन की लैब से निकला हुआ है। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि चीन ने इस साजिश को कैसे रचा। ये आपको दिखाते हैं। अब इसका आपको नतीजा दिखा देते हैं। पूरी दुनिया में तहलका मचाने के बाद चीन ने कैसे तरक्की की है। देखिए एक साल में चीन कैसे मालामाल हो गया। एक साल में चीन की जीडीपी 18% बढ़ गई, 18% ज्यादा आ गई। अमेरिका से बड़ी नेवी चीन ने तैयार कर ली है। यह खुद अमेरिका के बड़े अधिकारियों का और नेताओं का कहना है। सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपोर्टर बन गया है। यानी सोचिए पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाला, वायरस फैलाने वाला खुद सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपोर्टर बन चुका है। यानी आपके देश में और दूसरे देशों में जैसे भी मेडिकल के सामान पहुंच रहे हैं, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो मेडिकल सप्लाई हो, चीन उसमें नंबर 1 बन गया। और हिंदुस्तान से ही खबर यह आई थी कि चीन ने हिंदुस्तान के साथ कैसे दगा किया है। चीन ने कैसे हिंदुस्तान के मेडिकल सप्लाईज को 5% बढ़ा दिया है। इससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि आखिर चीन का मकसद क्या था। लेकिन चीन का मकसद तो आपने जान लिया, जो हिंदुस्तान से बहुत दूर बैठा है, पड़ोसी है। लेकिन हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो चीन से अलग नहीं है, जो वैसे ही साजिश देश के अंदर, देश के खिलाफ, देश विरोधी साजिशें रच रहे हैं। एक तरफ देखिए, एक तरफ देश में लाशें जल रही हैं, शमशान में ताबूत लाशें हैं, कब्रिस्तान में ताबूत हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के हालात फिलहाल क्या है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, कब्रिस्तान में देखिए दफनाने की जगह नहीं है। हालात ये हैं, ये अब तस्वीरें कब्रिस्तान की दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, उसके बावजूद देश में ऐसे लोग हैं जो इस पर दरअसल पूरी साजिश रच रहे हैं। कैसे आपदा में भी गिद्ध सियासत सामने आ रही है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा कौन है जो इस आपदा में गिद्ध सियासत कर रहा है। ग्राफिक जरा मैं दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं कि कब्र गाह में दफनाने तक की जगह नहीं है। आपदा में भी कांग्रेस की गिद्ध सियासत सामने आ रही। कमलनाथ, जब हम कह रहे हैं कि ये चीनी वायरस है,
तो सोचिए कांग्रेस के एक बड़े नेता इसे भारतीय वायरस कह रहे हैं। जब पूरी दुनिया कह रही है कि ये चीन से आया वायरस है, तो कांग्रेस के बड़े नेता इसे हिंदुस्तानी वायरस बताकर सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा कमलनाथ को। हम कहते थे चीन, चाइनीज कोरोना। आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे, उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। आप सुन रहे थे कमलनाथ को। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने जानबूझकर बार बार इसे भारतीय वायरस बोला है, बार बार भारतीय वायरस बोला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से नफरत है उन्हें, क्योंकि बार बार भारतीय वायरस बोलने से उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा इसका अगर किसी को नुकसान होगा तो वो हिंदुस्तान को होगा। आपको बताते हैं क्यों इस वायरस को ये बार बार हिंदुस्तानी वायरस बोल रहे हैं। देखिए जरा, भारतीय वायरस कहने के पीछे साजिश देख लीजिए कांग्रेस की कितनी बड़ी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका पहला मकसद है कि भारत को बदनाम करो, इसको बार बार भारतीय वायरस बोलो, भारत बदनाम होगा। इससे दूसरी सबसे बड़ी नुकसान जो पूरे देश को होने वाली है वो ये कि जो विदेश से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट, वो रुक जाएगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तीसरी बड़ी दिक्कत जो हिंदुस्तान को झेलनी पड़ेगी वो ये, अगर आराम से चलाए, ये कि पर्यटन रुक जाएगा, यानी टूरिस्ट नहीं आएंगे अगर आप इसे भारतीय वायरस कहेंगे। इसके अलावा जो बड़ी परेशानी हिंदुस्तान को झेलनी पड़ेगी कि भारतीयों को विदेश में बैन कर दिया जाएगा, यानी भारतीयों को विदेश में एंट्री बैन हो जाएगी। अर्थव्यवस्था भारत की तबाह हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बैठ जाएगी। और कांग्रेस का मकसद है किसी तरह सत्ता हासिल करना, यह कांग्रेस का मकसद है। जबकि सोचिए, कांग्रेस कह रही है ये भारतीय वायरस है। अब मैं बताता हूं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया का जो संयुक्त राष्ट्र का, जो मैं अगर कहूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह कह रहा है कि यह भारतीय वायरस नहीं है। WHO क्या कह रहा है? वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि, उसका कहना है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी वायरस का नाम किसी देश के साथ नहीं देता है, अगर ये ग्रिड हटाएंगे तो पूरा आएगा, या उसके वेरिएंट का नाम उसके साथ नहीं जोड़ता है। WHO कह रहा है उन देशों के नाम के आधार पर वायरस का नाम नहीं रखा जाता है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? यह भारतीय वायरस है, जहां से जिस मुल्क से वायरस आया है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनके अलग अलग नाम है और नाम से देश का कोई लेना देना नहीं है, हम उसे वैज्ञानिक नाम से बुलाते हैं। कांग्रेस क्या कह रही है? यह हिंदुस्तानी वायरस है। और WHO का कहना है कि जैसे हम किसी देश के साथ नहीं जोड़ते हैं, उसी तरह भारतीय वायरस कहना भी गलत है। लेकिन कांग्रेस इसे भारत के वायरस के साथ जोड़ रही है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस देश से इतनी नफरत करती है? कमलनाथ का यह पहला बयान नहीं है। कमलनाथ ने क्या कहा ये आपको बताएं, उससे पहले देखिए बीजेपी क्या कुछ कह रही है। बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान, मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। और ऐसे ही अनेक बयान कांग्रेस नेता दे रहे। मौका परस्त और देश के प्रति अहित चाहने वाले लोग इस देश के नेता नहीं हो सकते। और उनको भारत के प्रति ये हरकत अगर कोई करता है तो उनको अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश के, ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाएं इस तरह के लोगों पर। तो आपने देख लिया किस तरह से कांग्रेस देश जलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, ये जो कह रहे हैं, ये जो कमलनाथ कह रहे हैं, ये साजिश का हिस्सा है।
दरअसल वो टूल किट हमने आपको बताई थी, उस टूल किट को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उस टूल किट में दरअसल टूल किट जो ग्राफिक्स था, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि टूल किट में बाकायदा ये लिखा हुआ था, इसे इंडियन स्ट्रेन कहना है, यानी इसे बार बार भारतीय स्ट्रेन कहना है। ये टूल किट वाली साजिश का हिस्सा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए अब आपको बताते हैं दरअसल कांग्रेस आखिर का ऐसा क्यों कर रही है। आइए अब आपको ये बताता हूं जल्दी से, कांग्रेस के ये करने के पीछे बड़ी वजह क्या है। एक ग्राफिक्स लूंगा कैसे कांग्रेस ऊपर से नीचे तहस नहस हो गई है, ये बताना चाह रहा हूं। 1984 से जरा देखिए, 1984 की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जल्दी से फ्लोर ग्राफिक्स दीजिए कि कैसे कांग्रेस तबाह हो गई है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जरा, 1984 में 404 कांग्रेस की सीट, 414 सीटें थी 1984 में, 2009 में आधी हो गई और उसके बाद 2019 में चौथाई। ये बता रहा है कि कांग्रेस का ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हैं, इसकी वजह से दरअसल कांग्रेस की ये बौखलाहट है। आइए मैं सीधे उस ग्राफिक्स पर जाऊंगा कि कांग्रेस को दरअसल जब सत्ता में कांग्रेस नहीं रहती है जब सत्ता में कांग्रेस नहीं रहती है, मैं दिखाने जा रहा हूं लोकतंत्र पर कांग्रेस का भरोसा नहीं है। वो ग्राफिक्स अगर वॉल पर दे कि लोकतंत्र पर कांग्रेस का भरोसा नहीं बचा है, वो दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कहां है, सिर्फ मैं पहले जल्दी से आपको दिखा दूं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जल्दी से मूव करें, यहां कांग्रेस की सरकार है। गठबंधन के साथ इसके अलावा कांग्रेस की सरकार कहां है, फटाक से इसको मूव करें। गठबंधन की सरकारें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, गठबंधन की सरकारें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड, यानी कुल जमा 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस की बौखलाहट के पीछे वजह ये, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाइट नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस दरअसल लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है कांग्रेस का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जो कुछ कमलनाथ कह रहे हैं लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, आज मैं कांग्रेस को बेनकाब करने वाला हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार नहीं है। सुनिए जरा। देश की बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है देश में। सोचिए, सरकार नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र नहीं है तो राहुल गांधी का अगला देखिए जरा, लोकतंत्र नहीं है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं ईवीएम खराब है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी यकीन नहीं है, ना देश की डेमोक्रेसी पर यकीन बचा है। क्योंकि सरकार नहीं है। सुनिए जरा। जो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं। तो अब राहुल गांधी बता रहे हैं, ये आपने पहले राहुल गांधी को सुना ईवीएम चिल्लाते हुए, यानी देश की ईवीएम पर भी यकीन नहीं है। मोदी का विरोध इस हद तक कि विदेश से भी मदद की मांग कर रहे हैं। मोदी विरोध में विदेशी दखल की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए, कह रहे हैं अमेरिका से आकर हिंदुस्तान की मदद कीजिए, यहां लोकतंत्र नहीं बचा है। सुनिए जरा। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका आए मदद करने। यही राहुल गांधी को यह हिंदुस्तान रेप की राजधानी लग रहा था। देखिए जरा, राहुल गांधी को भारत रेप कैपिटल लग रहा था। राहुल गांधी का यह यकीन देश पर बचा। सुनिए जरा। India is known as the rape capital of the world. India is known as the rape capital of the world. तो राहुल गांधी को रेप कैपिटल लग रहा था हिंदुस्तान। राहुल देश तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, यानी सोचिए, टुकड़े टुकड़े गैंग जब जेएनयू के अंदर देश तोड़ने के नारे लगा रहा था, तो राहुल गांधी उन देश तोड़ने वालों के साथ भी खड़े थे। सुनिए जरा। And I'm here to tell you that what they're actually doing is giving you strength. What they're actually doing, they think they're being very clever by crushing you. But they do not understand that in crushing you, they are making you stronger.
राहुल गांधी को आप सुन रहे थे जेएनयू में, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे। यही राहुल गांधी आतंकियों को सम्मान देते हैं। सुनिए जरा कैसे आतंकियों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, आतंकियों को सम्मान दे रहे हैं। सुनिए जरा, आतंकी को जी बोल रहे हैं, सुनिए। तो याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो आपने सुना, आतंकी को सम्मान लेकिन सेना का अपमान। सेना के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, सेना का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए जरा। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। तो राहुल गांधी को सुना आपने, सेना का अपमान, खून की दलाली की बात कर रहे हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान से नफरत है बल्कि हिंदुओं से भी इतनी नफरत है, यानी जो लोग मंदिर जाते हैं उनसे भी नफरत है राहुल को। सुनिए जरा, हिंदुओं पर भी निशाना साध रहे हैं राहुल। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, जो मां और बहन कहते हैं वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। सोचिए, जब जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता देश विरोधी बयान दे रहा हो, जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता ऐसे बयान दे रहा हो, उसके बाकी नेता तो ऐसे ही बयान देंगे जैसे कमलनाथ दे रहे हैं कि देश में आग लगा दो। उसके बाकी नेता तो यही कहेंगे ना कि ये भारतीय वायरस है, यानी जो सीख है वो सबसे ऊपर से आ रही है तो नीचे तक उतरेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आज अखिलेश के घर पहुंच गया। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सैफई पहुंचा, देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं योगी का हेलीकॉप्टर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सैफई में लैंड करा। अखिलेश के घर पर पहुंचा योगी का हेलीकॉप्टर। सैफई पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ उन मुख्यमंत्रियों में शुमार है जो गैर सफाई मुख्यमंत्री जो सैफई पहुंचा हो। आज तक उत्तर प्रदेश में अगर कोई सैफई में कोई मुख्यमंत्री पहुंचा है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का नेता हुआ तभी पहुंचा है। कोई और गैर समाजवादी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जिनका हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, आसमान में उड़ता, सैफई के आसमान में उड़ता योगी का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। देखिए जरा, हेलीकॉप्टर लैंड किया सैफई में, दल बल के साथ सुरक्षा दस्ता वहां पहले से मौजूद था जो योगी का इंतजार कर रहा था। ये देखिए योगी का हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं, लैंड हो रहा है योगी का हेलीकॉप्टर इटावा के सैफई में, जो कि अखिलेश का घर, समाजवादी पार्टी का गढ़। अखिलेश यादव सैफई में ही पले बड़े, यहीं खेल कर बड़े हुए और योगी आदित्यनाथ आज उनके गढ़ में पहुंचे थे सैफई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। पूरा हेलीकॉप्टर योगी का पहुंचा। योगी सैफई के बाद कानपुर भी पहुंचे और वहां जाकर हालात का जायजा लिया। सैफई भी पहुंचे, बाकायदा सैफई में मेडिकल कॉलेज, और अखिलेश और समाजवादी सरकार ने सैफई को कहा जाता है एक नजीर की तरह विकसित किया है, उसको देखने के लिए पहुंचे। और फिलहाल कोरोना से सैफई में हालात क्या है ये देखने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। तो योगी सैफई में थे और अखिलेश यादव पर चुटकी लेने में पीछे नहीं रहे। देखिए जरा अखिलेश के एक पुराने बयान पर योगी ने कैसे चुटकी ली। बहुत सारे लोग उस समय वैक्सीन का विरोध करते थे, इसको बीजेपी का वैक्सीन बताते थे, उस समय इसको मोदी जी का वैक्सीन बताते थे। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन तो पहले से ही निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन उस समय विरोध करते थे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे की बात करते थे। लेकिन आज वही लोग वकालत कर रहे हैं। ये बदला हुआ स्वर, इन लोगों के दोहरे चरित्र को इस रूप में आप देख सकते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात
स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की। अभिनव चौधरी शहीद हुए, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभिनव चौधरी जो कि खुद स्क्वाड्रन लीडर थे, MiG-21 उड़ा रहे थे। अभिनव की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, ये है अभिनव चौधरी। फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें दिखाएं, अभिनव चौधरी जिनकी अभी शादी हुई थी हाल फिलहाल में, अभिनव चौधरी की मौत हुई MiG-21 विमान गिरने से। अभिनव चौधरी को आप देख रहे हैं जो कि मेरठ के रहने वाले थे अभिनव चौधरी, और 2019 में वायुसेना ज्वाइन की थी अभिनव चौधरी ने। अभिनव चौधरी अब हमारे बीच नहीं है। आज उनका पार्थिव शरीर मेरठ पहुंचा। कैसे अभिनव चौधरी का एक्सीडेंट हुआ ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें हम अगर आपको दिखाएं, जो हम अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा ये तस्वीर, अगली तस्वीर जो हम अभिनव की दिखाएंगे, ये जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। अभिनव जिस वक्त MiG-21 उड़ा रहे थे, फुल स्क्रीन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके लिए निकाल के लाए। अभिनव चौधरी शहीद हो गए, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभिनव चौधरी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो विमान के अंदर कॉकपिट में बैठे हुए अभिनव, और अभिनव MiG-21 विमान उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको अभिनव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकाल कर लाए खास आपके लिए। अभिनव एक बहादुर जवान थे जो कि वायुसेना में थे। 2019 में वायुसेना को थामा अभिनव ने, और उसके बाद एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। आइए अभिनव की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जब उनका MiG-21 क्रैश हुआ। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, अभिनव के MiG-21 क्रैश होने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल राजस्थान से उड़ा था अभिनव का विमान और पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं, MiG-21 विमान जो क्रैश हुआ पंजाब के मोगा में, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभिनव खुद इसे उड़ा रहे थे और अभिनव उड़ान भरकर, दरअसल जैसे ही राजस्थान से उड़ान भरी थी अभिनव के विमान ने, और वो पंजाब के मोगा में जाकर क्रैश हो गया। आइए आपको दिखाते हैं अभिनव का पार्थिव शरीर। अभिनव का पार्थिव शरीर उनके घर मेरठ पहुंचा। ये उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अभिनव का विमान क्रैश कैसे हुआ। ये देखिए राजस्थान के श्रीगंगानगर सूरतगढ़ से उड़ा था एयरबेस से, और पंजाब के मोगा ही पहुंचा था खुर्द गांव में, यहां उनका विमान क्रैश हुआ। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव मेरठ पहुंचा तो वहां मातम पसरा हुआ था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जब पहुंचा तो लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन बाकायदा जयकारा और उद्घोष भी हो रहा था कि एक बेटा गांव का शहीद हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार में उनके माताजी, पिताजी और पत्नी हैं। अभिनव की शादी 2019 में ही हुई थी। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए जरा अभिनव एक जाबाज जो शहीद हो गया। MiG-21 विमान क्रैश हुआ था, कैसे विमान क्रैश हुआ और उनके परिवार में कौन कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि शहीद मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरठ में जब शहीद अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर पहुंचा तब भी ऐसा ही कुछ दिखा। दूर दूर से लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, आंखों में आंसुओं का सैलाब और जुबां पर भारत माता की जय। अभिनव के परिवार में माता पिता, छोटी बहन और पत्नी हैं। सिसकती आवाज के साथ पिता कहते हैं कि अब मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना, हम क्या रह गया यार। हमारे बच्ची का भी क्या हाल है रहा यार। हमारी जो बच्ची साथ में, उसके कैसे लेकर आ रही होगी उसे साथ में, हम क्या रह गए यार। महज 1.5 साल पहले अभिनव की शादी हुई थी। अभिनव ने शादी में दहेज की रस्म के तौर पर महज 1 रुपया लिया था। 2014 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। वो लड़ाकू विमान MiG-21 के पायलट थे। गुरुवार की रात उन्होंने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसी दौरान पंजाब के मोगा के ऊपर से निकलते समय उनके विमान के इंजन में आग लग गई। उन्होंने विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक विमान काफी नीचे आ चुका था। विमान से जंप लगाया, लेकिन पैराशूट ने धोखा दे दिया और फिर देश ने एक जाबाज को खो दिया। उनका शव विमान से 2 किलोमीटर दूर मिला और इस तरह से देश ने एक जाबाज खो दिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभिनव हमेशा सभी की यादों में रहेंगे। खबर चीन से आ रही है। चीन में शुक्रवार को दरअसल भूकंप आया था, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए जरा चीन में भूकंप आया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये जो आप देख रहे हैं, देखिए भूकंप 7.4 तीव्रता का ये भूकंप था। ये देखिए जरा स्टोर में कैसे, अगर आप एम्बियंस सुना जी, स्टोर में कैसे देखिए एकदम से लोग घबरा गए, कुछ समझ पाते। 7.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। अगर इसकी आवाज सुना है, क्या हालात थे, क्या मंजर थे वहां, तब समझ आएगा कि कैसे स्टोर में, एक जनरल स्टोर में, देखिए जरा सुनिए, जनरल स्टोर में सब कुछ हिलने लगा, लोग भागे एकाएक जैसे ही लोगों को समझ आया कि यह भूकंप है। 7.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। 3 लोगों की इस भूकंप में मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं इस भूकंप की वजह से। तो चीन के अलग अलग शहरों में रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कम थी, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भूकंप की तीव्रता 7.4 रिक्टर स्केल पैमाने की आप देख रहे हैं। 10 किलोमीटर नीचे, जमीन के 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है ये भूकंप का केंद्र। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।